Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। मेरे ख्याल से ना बिजनेस स्टडीज़ का और फीचर्स का ना बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। बिजनेस स्टडीज़ में हमने इतना बिजनेस स्टडीज़ के बारे में नहीं पढ़ा होगा जितना हमने अलग अलग चीज़ों के फीचर्स के बारे में पढ़ लिया है। यहाँ कैपिटल मार्केट के फीचर्स लिखे हुए हैं लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा और भी फीचर्स हैं। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद इट। ये बोलते हैं लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और सेवर्स के बीच में एक लिंक है, एक ब्रिज है जो दोनों को मिलाने का काम करता है। सेव करने वाले सेव कर देते हैं, उस पैसे को लेने वाले पैसे ले लेते हैं। किसके थ्रू? कैपिटल मार्केट के थ्रू। तो सेवर्स अपने पैसे यहाँ डालेगा और यहाँ से ये लोग ले लेंगे, रिटर्न्स देंगे, यहाँ पे सेवर्स को रिटर्न्स मिल जाएंगे। सो कैपिटल मार्केट इज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सोच के देखिए, अगर कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता एग्जिस्टेंस में तो क्या करते? आप किसी अनजान व्यक्ति पे रिलाई नहीं करते, आप उसे पैसे नहीं देते। ऐसे सिनेरियो में बिजनेस आगे कैसे बढ़ता, इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ती, कंट्री आगे कैसे बढ़ती? तो हर एक चीज़ को चलाने के लिए कैपिटल मार्केट या फिर फाइनेंशियल मार्केट का होना बनता था। फाइनेंशियल मार्केट में भी मैं बोलूँगी दो मार्केट्स आते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, लेकिन मेजर रोल जो निभाता है वो कैपिटल मार्केट ही होता है। मनी मार्केट छोटी मोटी नीड्स को कंप्लीट करता है, दैट टू बहुत स्पेसिफिक वे में। कैपिटल मार्केट में बाउंडेशंस नहीं होती हैं वैसी। ये बोलते हैं द कैपिटल मार्केट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योरियल बोरोवर्स। सेविंग करने वाले लोगों से बोरोवर्स जिनको एंटरप्राइजेस खोलने होते हैं वहां तक पहुंचाने का काम करता है कैपिटल मार्केट। देन इट डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। भैया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो हमने पढ़ लिए हैं, शॉर्ट टर्म वाले तो सारे कौन से होते हैं? मनी मार्केट वाले होते हैं। तो बचा क्या? कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट सारी डीलिंग्स लॉन्ग टर्म बेसिस वाले चीज़ों पे करते हैं। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म। इट डज नॉट डील विद चैनलाइजिंग सेविंग फॉर लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम पीरियड वाले लोग चीज़ों में ये इन्वेस्ट नहीं करते हैं। देन इट यूटिलाइजेस इंटरमीडिएटरी। कैपिटल मार्केट मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट इंटरमीडिएटरी सच एज ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, डिपॉजिटर्स एक्सेट्रा। देखिए, आपने कभी स्टॉक मार्केट में या फिर स्टॉक एक्सचेंज में या फिर स्टॉक खरीदना या फिर शेयर्स खरीदने के बारे में सोचा है? जब आप वहाँ पे शेयर्स खरीदने जाते हैं तो आपको तो उतनी समझ होती नहीं है, तो आप क्या करते हैं? जैसे मैं बोलूँ, आप ताजमहल देखने गए हैं, ताजमहल के साथ आपको और भी कुछ मॉन्यूमेंट्स देखने थे और सारी चीज़ें बहुत डिटेल में जाननी थी। आप किसको हायर करेंगे? गाइड को, जो आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएगा, हर एक चीज़ का रेलेवेंस समझाएगा, हर एक चीज़ के बारे में डिटेलिंग देगा। उसी प्रकार से कैपिटल मार्केट में जब भी किसी इंसान को इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग गाइडेंस के लिए खड़े होते हैं। इनमें ब्रोकर्स आते हैं, कमीशन लेने वाले लोग आते हैं, अंडर राइटर्स आते हैं, डिपॉजिटर्स आते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। ये जितने भी नाम मैंने आपको लिए हैं ये सारे मैं आपको समझाऊंगी जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगी। मतलब इस वीडियो में नहीं, इस चैप्टर की वीडियोस में, ठीक है? सबके बारे में पता चलेगा। डिपॉजिटरीज कौन से होते हैं, अंडर राइटर्स कौन होते हैं, ब्रोकर्स कौन होते हैं, सबके बारे में पता करेंगे अपन। These intermediaries act as working organs of capital market and are very important element of capital market. गाइड जैसे किसी भी मॉन्यूमेंट की रेलेवेंस समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से कैपिटल मार्केट की अगर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प करना है तो उस टाइम पे आपको इन सब ब्रोकर्स के, इन सब इंटरमीडिएटरीज के बारे में पता होना चाहिए और इनका यूज़ भी उठाना आना चाहिए।
ये बहुत क्रूशल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं कैपिटल मार्केट के लिए, बहुत ज़रूरी हिस्सा होते हैं ये कैपिटल मार्केट के। तो ये इंटरमीडिएटरीज का इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो करते हैं और सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मिलाने का काम करते हैं। देखिए, यूजुअली जब मैं आपको फीचर्स समझाती हूँ, फीचर्स के बारे में बताती हूँ, तो मैं आपको पहले एक फ्लो चार्ट दिखाती हूँ जिसमें मैंने सब पॉइंट्स के छोटे छोटे कीवर्ड्स लिखे होते हैं। यहाँ मैंने वो नहीं किया है, बट अगर आप अपनी एक्सप्लेनेशन वैसे ही रखना चाहते हैं तो आप ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको बॉक्सेस में रख के फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो अपना पैटर्न मत चेंज कीजिएगा, अपना पैटर्न वही रखिएगा और ये सारे पॉइंट्स को फ्लो चार्ट के रूप में पहले लिख के उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कीजिएगा। चलिए, इसके आगे के अगर हम फीचर्स देखें तो वो ये है। सी, डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या बोलता है? ये बोलता है द एक्टिविटीज ऑफ अ कैपिटल मार्केट डिटर्मिन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी। कैपिटल मार्केट में जो एक्टिविटीज़ चलती हैं अल्टीमेटली उसी से इकोनॉमी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या कर रही है, वो पता चलता है। जैसे मैं आपको बोलूँ, कभी कभी ऐसे होता है कि स्टॉक मार्केट चढ़ गया तो इकोनॉमी की हालत सुधर जाती है, स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया तो इकोनॉमी की हालत बुरी लगने लगती है। दो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि इकोनॉमी और हमारा स्टॉक मार्केट बिल्कुल एक साथ चलता है या हमेशा दोनों साथ में ऊपर चढ़ेंगे साथ में नीचे आएंगे, नहीं। 100 और फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से एक फैक्टर, एक कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी निभाता है। स्टॉक मार्केट अगर किसी कंट्री का बहुत अच्छे से राइज करता है तो वो कंट्री की इकोनॉमिक हालत भी सुधर जाती है, या फिर वाइस वर्सा। जैसे 2008 का एग्जाम्पल दूं तो हम यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंज गिरे थे, स्टॉक एक्सचेंज के इंडाइसेस गिरे थे, जिसके कारण पूरी की पूरी कंट्री में रिसेशन वाला माहौल हो गया था और बहुत सारे लोगों को अपना जॉब, बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ी थी। तो काफ़ी एक हद तक क्या होता है, इन दोनों का लिंक बैठता है, लिंक बैठा होता है। सो एक कैपिटल मार्केट में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं काफ़ी हद तक उस पर डिपेंडेंट होता है कि भैया कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है इकोनॉमी में। Capital market offers attractive opportunities to those who have surplus funds so that they can invest more and more in capital market and are encouraged to save more for profitable opportunities. कैपिटल मार्केट बहुत बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देता है जिससे हु हैव सरप्लस फंड्स, मतलब उन लोगों को जिनके पास सरप्लस फंड होते हैं, ताकि वो अपने सरप्लस फंड को कहीं प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करें। एंड प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसका होगा? इकोनॉमी का होगा। मैं आपको स्टार्टिंग से क्या बता रही हूँ? मैं आपको स्टार्टिंग से ये बता रही हूँ कि भैया देखो, घर में अगर पैसा पड़ा रहेगा किसी के काम नहीं आएगा, वेस्ट हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनाएगा, ना ही इकोनॉमी आपकी आगे चलेगी। लेकिन वही पैसे को अगर आप प्रोडक्टिव कामों में लगा दोगे तो हमारे यहाँ की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे देश की डेवलपमेंट होगी। तो घर पे रखा हुआ पैसा अगर प्रोडक्टिव कामों में लग जाए तो क्या बुरा है? आप लोगों ने एक पैटर्न देखा होगा, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन मैंने पर्सनली देखा है। पहले क्या होता था, नॉर्मल घरों में, नॉर्मल हाउस होल्ड्स में लॉकर रखा जाता था। आयरन का इतना बड़ा लॉकर होता था, उस पर बिल्कुल लॉक वॉक लगा के तिजोरी बोलते थे उसको, और उसमें पैसे, गोल्ड, ये वो सारी चीज़ें रखी जाती थी। बट अब आज की डेट में ओनली फ्यू हाउस होल्ड्स आर देयर जिन्होंने ऐसा कुछ किया हुआ है। क्या बोला मैंने? कि पहले ज़माने में ज़्यादातर घर में एक ना एक तिजोरी तो होती ही थी। कोई लोग तो क्या करते थे, अपना गोल्ड कैश वैश ज़मीन को गाड़ के उसके नीचे छुपा देते थे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इसी से मुझे याद आई, दो उसका रेलेवेंस यहाँ पे है नहीं, बट मैं फिर भी आपको सुनाऊंगी। मेरी मॉम स्टोरी सुनाती हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे 1947 में, मेरी मॉम को भी उनकी मॉम ने सुनाई हुई हैं।
तब बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया में आए थे, बहुत सारे इंडियंस पाकिस्तान गए थे। मतलब बेसिकली उस टाइम पे तो पाकिस्तान इंडिया था नहीं ना, उस टाइम पे तो एक ही कंट्री के लोग थे, वो तो कंट्री बाइफरकेट हुई तो इधर के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, बहुत सारे लोगों को वहाँ से अपना घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा। तो जो घर मिल रहा था वो उसी के अंदर जाके उस पर अपना राज इस्टेब्लिश कर रहे थे। जैसे अपन जाते ना किसी हम ऐसी एरिया में जाएं, किसी स्टेडियम में जाएं जहाँ पे आपने चेयर बुक ना कराई हो, तो जो भी चेयर पे आप पहले बैठ गए या आपने हैंकी रख दिया, रिजर्व कर दिया, वो चेयर आपकी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही था। वो लोग आए, हम लोगों में से बहुत सारे लोग वहाँ पे गए और जो घर खाली मिला उसमें उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के घर में, जैसे कोई काम कर रहे हो, फर्स्ट से मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मैंने यहाँ पे अपना घर बना लिया, घर बना लिया एज़ इन जो भी था उसमें रहने लग गई हूँ। मैंने एक दिन खुदाई की थोड़ी सी कि चलो 2-3 प्लांट्स लगा लेते हैं, मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। खुदाई करते करते बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको वहाँ से गोल्ड के कॉइन्स या फिर कैश या फिर ऐसा कुछ कुछ मिला। सोच के देखिए, क्यों? क्योंकि लोगों ने सेव किया हुआ था। उन्होंने सोचा कल सिचुएशन ठीक होगी तो हम वापस आके गाड़ के निकाल लेंगे। अब किसको क्या पता था कि ऐसी सिचुएशन तो कभी ठीक होती नहीं है। तो मतलब मम्मी के भी काफ़ी सारे रिलेटिव्स ऐसे थे जिनका या तो खुद का सामान वहाँ रह गया था या जिनके घरों में सामान निकला था। घड़ी, मतलब बड़े बड़े घड़े निकलते थे, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या गोल्ड के, क्योंकि राजा महाराजा का ज़माना था उससे पहले तो वहाँ पे गोल्ड कॉइन्स और ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें मिली थी, बहुत लोगों को मिली है, बहुत लोगों को मतलब बैठे बैठे इतना सारा धनराशि मिल गया। चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ये बोलते हैं कि जिनके पास एक्स्ट्रा स्टफ है, मतलब एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो अपने पैसे दे देंगे और प्रोडक्टिव इस्तेमाल उसमें आ जाएंगे। और इसी से मुझे याद आता है कि इकोनॉमी में अगर आप घर पे रखे रहेंगे पैसा, तिजोरी में रखे रहेंगे या मटके में डाल के धरती के नीचे गाड़ देंगे, उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। बट उसी पैसे को अगर आप कैश के रूप में या किसी भी रूप में बैंक में सबमिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, किसी कंपनी में लगा देंगे, शेयर्स परचेज कर लेंगे, डिबेंचर्स परचेज कर लेंगे, भैया वो कंपनी चल लेगी। और वो कंपनी चलेगी, प्रोडक्शन चलेगा, आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। वो प्रोडक्शन को हो सकता है हम एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज आपके यहाँ पे आए। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। अगर तुम अकाउंट्स को, बिजनेस स्टडीज़ को और इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से पढ़ते हो तो बहुत गलत करते हो। तीनों को आपस में कंबाइन करके पढ़ा करो। मैंने बहुत बार इकोनॉमिक्स की कुछ चीज़ें समझाई हैं यहाँ पे, बहुत बार अकाउंट्स की कुछ चीज़ें समझाई हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। कॉमर्स को क्यों 3 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे वो किया हुआ है? क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप है। तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ समझेंगे, तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फर्स्ट क्लास होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, दैट इज गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कैपिटल मार्केट को गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं करनी पड़ती। कैपिटल मार्केट फ्रीली चलता है, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। मतलब गवर्नमेंट नहीं बोलती इसका शेयर प्राइस ये रखो, तुम कंपनी नई आई हो शेयर प्राइस थोड़ा कम रखो, तुम पुरानी कंपनी हो हमेशा डिविडेंड देती हो शेयर प्राइस थोड़ा बड़ा रखो। नहीं, शेयर प्राइसेस उस पर्टिकुलर शेयर की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है। सो किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई पे डिपेंडेंट होगा। इनिशियली उसे कंपनी अपने द्वारा सोचे हुए रेट पे क्या करती है, इशू कर देती है। तो गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, गवर्नमेंट का कोई मेजर इंसेंस नहीं है इसमें। लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेट ज़रूर करता है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, पढ़ा होगा ऐसी कंपनीज के बारे में जो फ्रॉड कर रहे थे, लोगों का पैसा लूट के बैठे हुए थे, लोगों से डिपॉजिट्स लेके बैठे हुए थे, कुछ नहीं करते थे, भाग जाते थे पैसा लेके। तो गवर्नमेंट उनको पकड़ता है ना, उनको सज़ा दिलवाता है ना, गवर्नमेंट कड़ी नज़र रखता है ना, गवर्नमेंट देखता है कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है तो पेनल्टी लगाता है ना उनके ऊपर। ये सब क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है हर एक चीज़ को रेगुलेटेड रखने का, हर एक चीज़ के ऊपर अपनी नज़र रखने का। सो यहाँ पे गवर्नमेंट दो इंटरफेयर नहीं करता लेकिन गाइडेंस ज़रूर रखता है, पॉलिसीज ज़रूर बनाता है।
These markets function within the framework of government rules and regulations. ये जितने भी मार्केट है ना, ये सारे गवर्नमेंट की फ्रेम की हुई रेगुलेशंस के अंडर काम करते हैं. जैसे मैं बोलूँ स्टॉक एक्सचेंज है, अब स्टॉक एक्सचेंज सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलता है. किसी भी कंपनी को अगर स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर कराना है ना, तो उसको सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा. विदाउट सेबी की गाइडलाइंस फॉलो किए हुए काम नहीं चलेगा. चलिए, इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन में ये बोलते हैं एन आइडियल कैपिटल मार्केट इज वन वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट. चलिए, वहाँ पे वो पॉइंट वहीं खत्म हो गया था. यहाँ पे ये एक कैपिटल मार्केट, एक आइडियल कैपिटल मार्केट के बारे में बता रहे हैं कि जहाँ पे आपको पैसा अवेलेबल मिले रीजनेबल कॉस्ट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ फैसिलिटेट करे, मार्केट ऑपरेशन फ्री हो, फेयर हो, कॉम्पिटिटिव हो और ट्रांसपेरेंट हो. किसी भी तरह से कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए. सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें इन्वेस्टर्स को और कैपिटल प्रोडक्टिविटी को एलोकेट करने का काम करे. एलोकेटिव फंक्शन समझाया था ना कल, बस वही है. सो यहाँ ख़त्म होता है हमारा फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट. आई होप आपको ये पूरा समझ में आया है. दो इसमें फ्लो चार्ट्स नहीं थे, बट वो फ्लो चार्ट आप खुद बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बस पॉइंट्स को उठाना है और फ्लो चार्ट बनाना है. अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप जा सकते हैं उस लिंक पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. एंड अगर आपको 11th 12th क्लास के कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, मैग्नेट ब्रेन